पंजाब में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में बदमाश सोहेल को गोली लगी है। बदमाश के पास से एक कार, 2 पिस्टल, 3 मैगजीन बरामद हुई है। आगरा के लोहा मंडी सराफा लूटकांड में शामिल था ये सोहेल। पुलिस मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार किया गया है। उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और उसके पास से 2 पिस्टल बरामद हुए हैं और उसने 4 राउंड फायरिंग पुलिस पार्टी के ऊपर किया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस पार्टी ने भी उसके ऊपर आत्मरक्षा करते हुए फायर किया, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। मैनपुरी पुलिस ने 30 दिसंबर को सरसों के तेल से भरा ट्रक लूटने की घटना का खुलासा किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाश पुलिस पर फायरिंग कर भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा करके बदमाशों पर जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की गोली से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और इसके कब्जे से एक कट्टा जिससे उसने फायरिंग करी थी और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। जिस मोटरसाइकिल से आ रहा था वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। लखनऊ के यजदान बिल्डर से जुड़ी 8 फाइलें गायब है। लखनऊ विकास प्राधिकरण से 8 फाइल गायब हो गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। फाइलें गायब होने के मामले में एलजीए ने 3 इंजीनियरों की पहचान कर ली है। यजदान के अलाया अपार्टमेंट की फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले इंजीनियर की पहचान हो गई है। यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई इंजीनियरों को भी फ्लैट दिए थे। एलजीए के कई अफसरों को भी इसके फ्लैट दिए गए थे। यजदान बिल्डर से फ्लैट लेने वाले अफसरों, इंजीनियरों की भी जांच अब होने जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त बता रही हैं आपको। लखनऊ विकास प्राधिकरण से 8 फाइल गायब हो चुकी है। यजदान बिल्डर से जुड़ी हुई ये फाइलें थी जो कि गायब हो चुकी है। फाइलें गायब होने के मामले में एलजीए ने 3 इंजीनियरों की पहचान करी है। इंजीनियर की पहचान हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। यजदान के अलाया अपार्टमेंट की फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले इंजीनियर की पहचान यहां पर कर ली गई है। और खबर यह भी है कि यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई इंजीनियरों को भी फ्लैट दिए थे। एलजीए के कई अफसरों को फ्लैट दिए गए थे और इस पूरे मामले में इंजीनियर की पहचान अब हो चुकी है। अब देखिए, यजदान बिल्डर की फाइलें जो गायब है, इससे जुड़ा पूरा मामला आपको बता देते हैं। लखनऊ के यजदान बिल्डर से जुड़ी 8 फाइलें गायब बताई जा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण से 8 फाइलें गायब हो चुकी हैं। फाइलें गायब होने के मामले में एलजीए ने 3 इंजीनियरों की पहचान यहां पर कर ली है और यजदान के अलाया अपार्टमेंट की फाइलों पर जिसने हस्ताक्षर किए थे उस इंजीनियर की पहचान भी यहां पर हो गई है। यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई इंजीनियरों को भी फ्लैट दिए थे, ये भी खबर सामने आ पाई है। और यजदान बिल्डर ने एलजीए के कई अफसरों को भी फ्लैट दिए थे। अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। यजदान बिल्डर से फ्लैट लेने वाले अफसरों और इंजीनियरों की भी अब जांच यहां पर की जाएगी। 8 फाइलें जो कि गायब हो चुकी है। इस फाइलों को गायब होने को लेकर कहा यह जा रहा है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण से ये 8 फाइलें गायब हुई है और इसी को लेकर अब आगे जांच की जाएगी। फाइल गायब होने के मामले में एलडीए ने 3 इंजीनियरों को पहचान यहां पर कर ली है। जिस इंजीनियर ने हस्ताक्षर किए थे फाइलों पर, उसकी भी पहचान हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। और विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि 8 फाइलें जो कि यजदान बिल्डर से जुड़ी हुई थी वो गायब है और गायब हुई है लखनऊ विकास प्राधिकरण से। बिल्कुल, देखिए, फाइलें ही गायब नहीं है। इस बिल्डिंग का जो अवैध बिल्डिंग बनी थी, भ्रष्टाचार की इमारत बनी थी, उसका नक्शा भी एलडीए से गायब है। नक्शा अभी तक नहीं मिल सका है। इसको लेकर पूरे जो इसके प्रपत्र हैं, दस्तावेज हैं, इसकी फाइलें हैं, नक्शा है, उसके लिए एक कमेटी बनाई है। एलडीए के जो वीसी हैं डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और कमेटी छानबीन कर रही है। उसमें पता चला है कि जो दस्तावेज मिले हैं उसमें कई इंजीनियरों के जो हस्ताक्षर हैं उसमें 3 अवर अभियंताओं की पहचान हो गई कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और ये मामला है 2011 से 12 के बीच में, जब भी इस बिल्डिंग को अप्रूवल दिया गया था एलडीए की तरफ से, बनाने के लिए नक्शा पास कराया गया था और तमाम जो दस्तावेज हैं, एनओसी वगैरह थी, उसमें साइन कराए गए थे। उन दस्तावेजों में, उन एनओसी में जिसके साइन थे, हस्ताक्षर थे, उनको सबको चिन्हित कर लिया गया। ये भी पता चला है कि जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो यजदान बिल्डर और जो शाहिद मंजूर हैं, सपा विधायक हैं, आप पूरी जानकारी भी दे रहे हैं कि जो फाइलें, न सिर्फ फाइलें गायब है, इसके अलावा भी और भी चीजें इस पूरे मामले में। आप क्या रुख करते हैं, लेकिन एबीपी गंगा के सवाल क्या खड़े हो रहे हैं आपको ये बता देते हैं। यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि यजदान बिल्डर की फाइलें गायब करने वाले इंजीनियर आखिरकार कौन है। दूसरा सवाल,
इंजीनियरों को कौन बचा रखा है और क्यों बचाया जा रखा है? इंजीनियरों को क्यों बचा रखा लखनऊ विकास प्राधिकरण? क्योंकि 8 फाइलें जो गायब हुई है वो लखनऊ विकास प्राधिकरण से ही हुई है। तीसरा सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो आपको बता देते हैं, अवैध निर्माण में इंजीनियरों की भी मिलीभगत थी, ये भी सवाल यहाँ पर है। और चौथा सवाल, पहले गायब करके आरोपियों की बचाने की कोशिश। देखिए, फाइलें गायब करके यहाँ पर आरोपियों को बचाने की कोशिश अब यहाँ पर की जा रही है, ये भी सवाल है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि अधिकारी बिल्डर की मिलीभगत से यजदान बिल्डर को ठेके दिए गए। ये सवाल खड़े हो रहे हैं इस पूरे मामले में कि यजदान बिल्डर की फाइलें गायब करने वाले इंजीनियर ये है कौन, और क्या अब यहाँ पर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। विवेक मेरे साथ बने हुए हैं। विवेक, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इन फाइलों को जिन्हें गायब कर दिया गया है गायब हो गई हैं या गायब कर दी गई है? आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है क्या इसमें? अब देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जब यजदान अपार्टमेंट, जो इनका पहला अपार्टमेंट बना था, जिसको एलाया अपार्टमेंट, जो प्राग नारायण रोड पर था, जिसको ध्वस्त किया जा रहा है, अवैध मानते हुए तोड़ा जा रहा है, उसके बाद जब जांच शुरू हुई थी तो यजदान के जितने भी अपार्टमेंट हैं, जितनी भी संपत्तियां हैं, उनकी सारी संपत्तियों की जांच शुरू हुई और 7 संपत्तियां अभी तक चिन्हित कर ली गई हैं। जो मंडल कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्री ने, उस कमेटी के पास सारी रिपोर्ट आ चुकी है। 7 अन्य अलग अलग जगहों पर इनके यजदान बिल्डर के अपार्टमेंट बने हुए हैं, जिसमें से एक ये भी था जो हमारे पीछे ध्वस्त हो गया था, पूरी तरह से गिर चुका है। इस अपार्टमेंट को लेकर सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आई हैं। जब ये बन रहा था 2010 में, इसको जब इसका नक्शा स्वीकृत किया गया था और उसके बाद 2011 और 12 में इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। उसी दौरान ये पता चला कि बहुत सारे एलडीए के अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी यजदान बिल्डर ने ओबलाइज करने के लिए अपने अपार्टमेंट में तमाम फ्लैट्स दिए थे। उन अफसरों को भी चिन्हित किया जा रहा है। जो कमेटी डॉक्टर रोशन जैकब के नेतृत्व में बनी हुई है, वो कमेटी उन अफसरों को भी चिन्हित कर रही है, कौन कौन से ऐसे अफसर थे जिनको यहाँ पर या किसी दूसरे अपार्टमेंट में फ्लैट दिए गए। उसके साथ ही उनकी संपत्तियों की भी जांच कराने के आदेश कर दिए गए हैं। उनकी संपत्तियां जांची जा रही हैं। जो संपत्तियां, जो उनकी आमदनी है उससे अधिक अगर संपत्तियां होंगी तो वो चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस अपार्टमेंट को लेकर, खासकर जो अलाया अपार्टमेंट जो यहाँ पर ध्वस्त हुआ है, गिरा है, उसको लेकर जो एलडीए के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका क्या रोल था, उनकी क्या भूमिका थी, उनकी किस तरह से मिली भगत थी पूरे इस वहीं पर देखिए मौजूद अलाया अपार्टमेंट के मामले में भी तमाम आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विवेक, आपके पास लौटती हूं मैं। अलाया अपार्टमेंट ढहने के मामले में आरोपी तारिक भी गिरफ्तार हो चुका है। पूर्व मंत्री और सपा विधायक शाहिद मंजूर का भतीजा है तारिक को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है जेल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने मुकदमे में जोड़ी गैर इरादतन हत्या की धारा इसमें लगाई है। तीसरे आरोपी यजदान बिल्डर के मालिक, उसके खिलाफ भी लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमले का मामला। हमले में आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार दिया गया है। एनआईए एटीएस की विशेष अदालत ने मुर्तजा को दोषी करार दिया है। मुर्तजा की सजा पर 30 जनवरी को सुनवाई होने वाली है। गोरखनाथ थाना में 4 अप्रैल 2022 को मुर्तजा के खिलाफ एफआईआर यहां दर्ज कराई गई थी। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ था। इस पूरे मामले में अब आरोपी अहमद मुर्तजा दोषी करार हो चुका है। अब आपको जरा ये समझा देते हैं कि किस मामले में अहमद मुर्तजा को दोषी करार यहां पर दिया गया है। तो गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया था और उसी मामले में यहां पर मुर्तजा को दोषी करार दिया गया है। एनआईए और देखिए एटीएस की विशेष अदालत ने यहां पर दोषी ठहराया है मुर्तजा को। 30 जनवरी को इस पूरे मामले में आगे अब सजा सुनाई जाएगी मुर्तजा को। एनआईए एटीएस की विशेष अदालत ने मुर्तजा को दोषी करार दिया है। 4 अप्रैल 2022 को अहमद मुर्तजा पर सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोप लगा था। गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ था 4 अप्रैल 2022 को और इसका आरोप मुर्तजा पर है। अहमद मुर्तजा पर पीएससी के जवान पर हमला करने का आरोप है। अहमद मुर्तजा ने राइफल छीनकर हमले की कोशिश देखिए यहां पर की थी। 2015 में आईआईटी से पास आउट है हमले का ये दोषी अहमद मुर्तजा। तो इस मामले में अब जाकर के 30 जनवरी को सजा सुनाई जानी है आरोपी मुर्तजा को। विवेक त्रिपाठी यहां पर हमारे साथ इस पूरी खबर पर बन चुके हैं अधिक अपडेट के साथ। विवेक, इस वक्त ये बड़ी खबर है गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ था, इस मामले में अब आरोपी मुर्तजा दोषी सामने आ चुका है।
बिल्कुल, देखिए मुर्तज़ा ने जिस तरह से गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया था वो एक बहुत बड़ी घटना थी और लोन वुल्फ अटैक उसको नाम दिया गया था। जिस तरह से विदेशों में हमले होते रहे हैं, एक व्यक्ति या तो चाकू या बंदूक के जरिए हमला करता है और नरसंहार करता है, बाकायदा असलहा छीनने की कोशिश की थी मुर्तज़ा ने पीएसी के सिपाही अनिल कुमार से, और उसका इरादा ये था कि उसका असलहा जो असॉल्ट राइफल थी उसको छीन कर गोलियां बरसा सके। चूँकि वहाँ बहुत भीड़ होती है, गोरखनाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर सुरक्षा का भी पर्याप्त इंतजाम है, लेकिन मुर्तज़ा जो केमिकल इंजीनियर है और उसने कोविड के पहले उसको नौकरी से निकाला गया था, छोड़ा था उसने वहाँ से मुंबई से, और उसके बाद गोरखपुर में अपने घर आ गया था। उसके बाद से वो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो आतंकवादी संगठन है उनसे सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा, और उसके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए थे, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले थे, वो सब इस बात की पुष्टि करते हैं। उसी दिन जब हमला किया था मुर्तज़ा ने, उसी दिन उसको घेर कर पकड़ लिया गया था और उसके बाद उसको उसकी जांच मामले की एटीएस को दी गई थी। यूपी एटीएस जांच कर रही थी, एनआईए भी इन्वॉल्व थी, चूंकि बहुत बड़ा ये मामला था, लोन वुल्फ अटैक को साबित करना था। और जिस विदेशों में कई बार हमने देखा हमले हुए हैं, लोगों ने अकेले दम पर आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और बड़े पैमाने पर नरसंहार करते हैं। यही मुर्तज़ा की कोशिश थी और पाकिस्तान के कई हैंडलर्स के वो लगातार संपर्क में था और उनसे जो गाइडेंस है वो ले रहा था, व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम ऐप के जरिए, पेपल ऐप है उसके जरिए बहुत सारे गाइडेंस उसको मिले थे। मुर्तज़ा के लैपटॉप में बहुत सारी जानकारियां मिली थी, उसके मोबाइल फ़ोन से मिली थी, उसके पास से जो डिवाइसेस बरामद हुई थी उनसे बहुत सारी सामग्री भी मिली थी, जो एक तरह से आपत्तिजनक सामग्री कहा जाता है उसको। उर्दू भाषा में बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, उनको हिंदी भाषा में जब ट्रांसलेट किया गया तो बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए थे जो उसके आतंकवादी, एक ब्रेन वॉश किए गए आतंकवादी की तरफ इशारा करते थे। अगर तार जुड़े हुए थे तो बड़े लेवल पर अकेले ये काम करना तो संभव नहीं है क्या? कोई और भी इसमें शामिल था क्या? कोई नाम सामने आ पा रहा है? देखिए, उसको सोशल मीडिया के जरिए उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा था। मुर्तज़ा के पास से जो वीडियो मिले थे वो खासकर जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उनके वीडियोस थे, उनके लगातार संपर्क में था, इसीलिए एनआईए को इसमें इन्वॉल्व किया गया था और जांच एटीएस कर रही थी, यूपी एटीएस कर रही थी, लेकिन एनआईए ने अपनी तरफ से जो सुओ मोटो होता है उसको लेकर उन्होंने पूरे मामले में एटीएस और एनआईए ने बड़े लेवल पे जांच की है। नीरज मेरे साथ जुड़ चुके हैं गोरखपुर से ही, क्योंकि गोरखपुर में जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला हुआ था, इस मामले में अब जो नाम सामने आया है अहमद मुर्तजा दोषी करार दे दिया गया है। हमारे साथ बने हुए हैं, आप अधिक जानकारी आपसे लेंगे नीरज, कि इस पूरे मामले में देखिए विवेक जानकारी दे रहे हैं कि विदेशों से भी तार जुड़े हुए थे, क्या और भी नाम सामने आ पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी तो जो नाम इनके आया अहमद मुर्तजा का ही नाम सामने आया था, लेकिन ये पुख्ता सबूत मिल गए थे कि इसके विदेशी जो आतंकी संगठन है उसको इसने फंड मुहैया कराया था। चूँकि ये खुद भी इंजीनियर रहा है और काफ़ी साल तक इसने नौकरी भी की है और इसने काफ़ी फंड विदेशी जो आतंकी संगठन है उनको उपलब्ध कराए थे और ये लगातार संपर्क में बना हुआ था सोशल मीडिया के माध्यम से। और आपको बता दें कि 3 अप्रैल की शाम 7 बजे का वो समय था जब इसने हमला किया था गोरखनाथ मंदिर पर, और रमज़ान का पहला दिन था और उस दिन को इसने चुना हमले के लिए। और जब इसके पिता से हम लोगों ने बात की थी, एबीपी गंगा की बातचीत में इसके पिता ने बताया था कि ये मानसिक रूप से बीमार है और इसका कई जगहों पर, कई राज्यों में अलग अलग इसका इलाज भी चल रहा था, लेकिन अब जब इसको दोषी करार दे दिया गया है तो ये बात साफ हो गई है कि इसके 30 जनवरी का दिन जब सजा सुनाई जाएगी। अहमद मुर्तजा को बहुत शुक्रिया विवेक और नीरज, आप दोनों का ही तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए इस पूरे मामले में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।